प्यारे बच्चों, कल के टॉपिक से आगे बढ़ते हुए आज पुनः आपका इस ऑनलाइन क्लास में गुड मॉर्निंग, स्वागत। इस उम्मीद के साथ कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसे क्लास के बाद भी पुनः देखते हैं और उसे याद भी करते हैं। देखिए, किसी भी क्लास में अधिक अंक और भविष्य में अच्छे बड़े टेस्टों को पास करने के लिए जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो सॉलिड होना जरूरी है। चूँकि आप बीए के छात्र हैं और बीए के छात्रों के लिए किसी भी बड़े कंपटीशन को पास करना उनके सब्जेक्टों के कारण बहुत सरल और आसान माना जाता है। जैसे हमारी कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स के पास ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी है, कुछ स्टूडेंट्स के पास ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी है। तो अधिकांश कंपटीशन में जीके के पार्ट्स को आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जीके ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी से मिलकर बना होता है। इसके अलावा यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आपको सहायता मिलती है इन सब्जेक्टों से। और अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें जीके राजस्थान की हो, इंडिया की हो, वर्ल्ड की हो, उसमें भी आपको इन पेपर से सहायता मिलती है। लेकिन ये सहायता कम मिलती है। ये सहायता जब हम उस पेपर को अच्छे तरीके से याद करते हैं, पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं और उसे लंबे समय तक याद रखने के लिए नोट्स का प्रयोग करते हैं। देखने में आया है कि अधिकांश आर्ट्स के विद्यार्थी पासबुक और 1 वीक सीरीज का सहारा लेते हैं। मैंने आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास में भी ये स्पष्ट कहा था, जिसका नाम ही पासबुक है, यानी कि ऐसी बुक जो केवल पास से संबंधित है, पासबुक। और हमें केवल पास नहीं होना है, हमें हमारे पेरेंट्स को जो रिटर्न गिफ्ट करना है उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करते हुए एक बेस्ट कंपटीशन को पास करने का गिफ्ट उन्हें देना है। और ये तभी संभव है जब हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसे इस तरीके से पढ़ें कि वो लंबे समय तक याद रहे और रुचिकर रहे। इसी के लिए मैं बार बार अक्सर आपको पेपर्स के नाम, टॉपिक्स किस तरह लिखना है, मीनिंग, डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें अपन पैरेलल चलते हैं और उम्मीद इसी बात को करते हैं कि हमें जो भी पढ़ाया जा रहा है वो अच्छी तरीके से याद, और उसके लिए संबंधित वीडियो, संबंधित टॉपिक को हम जब एक से अधिक बार देखते हैं तो निश्चित सी बात है कि वो जल्दी और ठोस याद होता है और अधिक समय तक याद भी रहता है। लेकिन अधिक समय तक याद रखने के लिए बार बार उन चीज़ों को रिकॉल किया जाता है, याद किया जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है। आज का जो टॉपिक है विलेज यूनिटी, गांव की एकता। गांव की एकता, विलेज यूनिटी, सेकंड टॉपिक है रूरल सोशियोलॉजी का। फर्स्ट टॉपिक निश्चित मेरा मानना है मत्स्य यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालें, या ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है इसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ये 20 अंक का पहला क्वेश्चन यूनिट ए से
बड़ा पसंद आता है। इसीलिए हमने इस प्रश्न को समझने के लिए, इस पाठ को समझने के लिए काफी आसानी से इसे समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बताए थे, ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, आवश्यकता, औलिक महत्व, और भारत में, या भारत में हम ऐसे ही लिखेंगे इसको, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता। इन टॉपिक से यूनिट ए का बड़ा प्रश्न बनता है, जो कि आपके सेकंड पेपर का पहला प्रश्न होगा। इसलिए आपको रूरल सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए। शाब्दिक अर्थ बिल्कुल सरल है, ग्रामीण समाजशास्त्र, गांव का समाजशास्त्र, ऐसा शास्त्र या ऐसा विज्ञान जो किससे संबंधित हो, गांव से। दूसरा, समाजशास्त्र की वह शाखा जो किसका अध्ययन कराती है, गांव, चीताम्बर, याद होगा। इसमें ऐसे बहुत सारे राइटरों ने इसको परिभाषित किया। इसके क्षेत्र के बारे में स्मिथ और नेल्सन ने बताया, ये भी आपको होगा। आवश्यकता मैंने आपको बताई थी, समाजशास्त्रीय आवश्यकता, शैक्षिक आवश्यकता, ग्रामीण समस्याओं के निदान में आवश्यकता, इस तरीके से। और भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता, इसीलिए हमने काफी विस्तार से विवेचित किया, समझा कि भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों है। क्यों? क्योंकि भारत गांव का देश है भाई। बहुत सिंपल सी बात है कि जिस देश की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती हो, तो ऐसे राष्ट्र में ग्रामीण समाजशास्त्र सर्वाधिक उपयोगी एक समाजशास्त्रीय शाखा होगी। यदि मैं इसको यूं कहूं कि औद्योगिक समाजशास्त्र की आवश्यकता और ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता वर्तमान समय में सबसे ज्यादा किसकी है, में सबसे ज्यादा किसकी है, तो आई थिंक अभी ग्रामीण समाजशास्त्री होगा, क्योंकि अभी भी अधिकांश जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है और औद्योगिक इकाइयां भी शहरों की तुलना में ऐसे स्थानों पर स्थापित की जा रही है जहां उन्हें श्रमिक आसानी से मिल जाए। तो आज की जो आवश्यकता है, आधुनिक समाजशास्त्र के साथ साथ, आधुनिक समाज के साथ साथ ग्रामीण समाज का अध्ययन भी अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अब हम बात कर रहे थे इसके अगले टॉपिक में कि ग्राम, विलेज यूनिटी, बात है ग्राम की एकता। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है ग्राम की एकता। अब जहां तक मैं समझ रहा हूं, आप इस क्लास तक आते आते इतने होशियार तो हो गए हैं कि टॉपिक से ही उसका भावार्थ समझ जाएंगे कि वो क्या है और क्या पूछना चाह रहा है, इसके अंतर्गत क्या चर्चा होने वाली है। बहुत सरल है और सिंपल है। आज का टॉपिक ग्राम माने गांव की एकता, यानी कि गांव में विभिन्न विविधता, विविधता, विविधता में जाति, उपजाति, ठीक है। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं वंश, व्यक्ति, ठीक है। यानी कि विभिन्नताएं अनेक प्रकार की होती हैं। इन विभिन्नताओं के बाद भी गांव में एकता संबंधी जो स्थिति है आज भी ज्यादा अधिक सुदृढ़ है और देखने को मिलती है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूं उससे पहले बहुत सिंपल सी बात है,
प्यारे बच्चों, गांव की एकता। अब गांव की एकता आज का टॉपिक है, यानी 3 चीजें हैं। नंबर 1 गांव, नंबर 2 किंग और नंबर 3 क्या है? एकता। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं जिसे आपको याद रखनी है। इसी के मध्य में मैं आपसे उस बात को पूछ सकता हूं। इमाम गुरखीम की एक पुस्तक है द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यानी गांव में श्रम विभाजन में, उसमें इस पर एकता पर चर्चा की। उसने किसने? इमाम गुरखीम यांत्रिक और सावयवी एकता से संबंधित अपनी बातें कही, और यांत्रिक एकता उसने कहा गांव में भी पाई जाती है। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बात आती है गांव कौन से होते हैं, गांव क्या है, गांव किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग इसका जवाब देंगे। कुछ कहेंगे कि साहब गांव एक छोटी जनसंख्या, कम जहां लोग रहते हैं, गांव एक ऐसी जगह है जहां आवागमन के साधन कम है। कुछ लोग कहेंगे कि साहब गांव ऐसे हैं जहां तहसील हेडक्वार्टर नहीं होता। कुछ लोग भांति भांति के इसके उत्तर देंगे, लेकिन इसका सीधा और सबसे सरल उत्तर जो है वो है कि कस्बे से छोटा आवासीय क्षेत्र। क्या? कस्बे से छोटा आवासीय क्षेत्र गांव कहलाता है। समझे? क्या कहा? कस्बे से छोटा आवासीय क्षेत्र गांव कहलाता है। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ढाणी से बड़ा आवासीय क्षेत्र गांव कहलाता है। अर्थात गांव क्या है? ना तो कस्बा है और ना ही ढाणी है। इसके मध्य का जो आवासीय क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? गांव कहलाता है, जिसकी जनसंख्या 5000 से कम होती है। अब समझे, गांव ऐसा आवासीय क्षेत्र जो कस्बे से छोटा हो, ढाणी से बड़ा हो तथा जिसकी जनसंख्या 5000 से कम हो, ऐसा आवासीय क्षेत्र क्या कहलाता है? गांव कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? गांव। और जिसकी लगभग 75% जनसंख्या, और जिसके लगभग 75% जनसंख्या किस पर निवास करती हो? नहीं, किसका व्यवसाय करती हो या किस पर निर्भर करती हो? जनसंख्या निर्भर करती है किस पर प्यारे बच्चों? कृषि पर। ओके, किस पर? कृषि पर। तो सीधी बात हो गई, सरल बात हो गई कि गांव क्या है? कि ग्राम। ग्राम किसे कहते हैं? ऐसा भौगोलिक क्षेत्र या ऐसा आवासीय क्षेत्र या वह आवासीय क्षेत्र, वह आवासीय क्षेत्र जो कस्बे से छोटा एवं ढाणी से बड़ा हो। ऐसा आवासीय क्षेत्र जो किससे बड़ा हो? ऐसा आवासीय क्षेत्र जो किससे बड़ा हो भाई? ऐसा आवासीय क्षेत्र जो कस्बे से छोटा एवं ढाणी से बड़ा हो तथा जिसकी जनसंख्या 5000 से कम हो, वो क्या कहलाता है? गांव कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः समझें, गांव की एक सिंपल और साइंटिफिक जो परिभाषा है वो ये है, ऐसा आवासीय क्षेत्र या वह आवासीय क्षेत्र या वह आवासीय क्षेत्र जो कस्बे से छोटा और ढाणी से बड़ा हो तथा जिसकी जनसंख्या
संख्या 5000 से कम हो, वह क्षेत्र, वह आवासीय क्षेत्र गांव कहलाता है। साथ ही साथ जिसकी 75% जनसंख्या क्या करती हो भैया, किस व्यवसाय से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, तो ऐसा आवासीय क्षेत्र क्या कहलाता है, गांव कहलाता है। ठीक, तो एक बिंदु क्लियर, गांव आप समझ गए क्या हो गया। और एकता मीन्स अखंडता, ऐसा समूह, ऐसा यूनियन, ऐसा ग्रुप, ऐसा समुदाय, ऐसा क्षेत्र जो अखंडता लिए हुए हो, जिसमें अधिकांश लोग इस तरीके से बंधे हो कि उन्हें तोड़ना लगभग संभव नहीं हो, यानी एकता का अर्थ है अखंडता लिए हुए होना। तो ऐसा क्षेत्र गांव की एकता को भी प्रदर्शित करता है, गांव कहलाते हुए एकता को प्रदर्शित करता है जिसमें अखंडता का वास हो, यानी जो अखंड हो, जिसे तोड़ना लगभग संभव नहीं हो। क्यों? क्योंकि जिसके रीति रिवाज सामान्य होते हैं, प्रथाएं सामान्य होती हैं, रीति रिवाज जिसके सामान्य, प्रथाएं सामान्य, व्यवसाय सामान्य, जब इन चीजों में सभी में समानता होती है तो निश्चित सी बात है कि उनके बीच में यूनिटी अधिक होती है। इसीलिए गांव में यूनिटी आज भी अधिक देखने को मिलती है। तो ये चीज यूनिटी हुई। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात कही थी और मेरा मानना है कि शायद आपको याद होगा, मैंने कहा था कि इमाम दुर्खेम ने अपनी एक प्रसिद्ध कृति, अपनी जो उनकी एक प्रसिद्ध कृति थी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक में इमाम दुर्खेम ने इसके संबंध में दो बातें कही थी, यानी कि इसके टाइप कितने बताए थे, 2 TWO2। तो 1 कौन सा है, यांत्रिक एकता, कौन सा बताया था, यांत्रिक एकता। दूसरा इन्होंने बताया था सावयवी एकता, दूसरा कौन सा बताया था, सावयवी एकता। ओके, तो ये आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगा जब हम थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है समाजशास्त्रीय विचार पढ़ेंगे, उसमें जो समाजशास्त्रीय थॉट होगी, उस थॉट में ये इमाम दुर्खेम का एक प्रमुख सिद्धांत है यांत्रिक और सावयवी एकता का सिद्धांत, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चूंकि आगे की बात होती है, उसके केवल टाइप्स के बारे में हम यहाँ जनरल चर्चा करेंगे कि एकता के लिए किस राइटर ने, किस समाजशास्त्री ने क्या कहा। ठीक है, तो जब भी एकता की बात आएगी उसमें इमाम दुर्खेम आपको याद होना चाहिए। कौन याद होना चाहिए, इमाम दुर्खेम आपको याद होना चाहिए। और इमाम दुर्खेम ने जो एकता के संबंध में दो प्रकार बताए, यांत्रिक और सावयवी एकता। यांत्रिक एकता का मतलब यहाँ जटिलता से है, सावयवी एकता जो कि नगरीय समाज से संबंधित है, यांत्रिक एकता जो कि ग्रामीण समाज से संबंधित है, क्योंकि ये जटिल होती है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, इसके जो नियम हैं वो जर्नल होते हैं, सामान्य होते हैं, सभी उन्हें मानने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए गांवों में यांत्रिक एकता पाई जाती है और इस यांत्रिक एकता के कारण ही ग्रामीण समाज अखंडता के साथ, ग्रामीण समाज किसके साथ, अखंडता के साथ बंधा होता है। इसलिए यहां आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि एकता के संबंध में किस समाजशास्त्री ने अपनी किस पुस्तक में इसके प्रकारों को वर्णित करते हुए इसे समझाने का प्रयास किया। कौन? उसका नाम है इमाम दुर्खेम। क्या नाम बताया प्यारे बच्चों? इमाम दुर्खेम बहुत बड़े समाजशास्त्री थे,
बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। इन्होंने बहुत सारी ऐसे सिद्धांत और पुस्तकें दी हैं जो इन्हें महान बनाती हैं। ये हम इनके लिए लिख सकते हैं कि महान समाजशास्त्री, ठीक है। इन्होंने ही अपनी पुस्तक द डिवीजन, इन्होंने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ कौन सी, लेबर इन सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में क्या बताया, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में आपने जो बताया है वो बताया है एकता का। तो इसे दोबारा, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ठीक है। दोबारा याद करो, इमाइल दुर्खीम की प्रसिद्ध पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, याद करो, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी बाय इमाइल दुर्खीम, 2 टाइप्स, कितने, 2, कौन कौन सी, यांत्रिक और सावयवी एकता, यांत्रिक एवं सावयवी एकता, ठीक है, ओके। ये गांव से संबंधित है और ये शहर से संबंधित है, ओके प्यारे बच्चों, ठीक। तो ये एकता का टॉपिक भी होता है, अर्थात गांव की एकता, गांव की अखंडता, गांव की अखंडता का सीधा आधार बता देता हूं, वह है सामान्य जीवन एवं उसकी सामान्य दिनचर्या, ओके, सामान्य नियम। सामान्य शब्द का यह अर्थ है जिसे सभी बराबर महत्व देते हैं, सभी जिसे मानने के लिए बाध्य होते हैं, वी कॉल्ड सामान्य, यानी कि सभी का एक जैसा जीवन, यानी कि सभी के सामान्य नियम, सभी उन नियमों का आवश्यक रूप से पालन करेंगे। सामान्य दिनचर्या, सभी अपना दैनिक जीवन, अपने दैनिक विचार, अपने दैनिक जो भी क्रियाकलाप हैं वो लगभग समानता लिए होते हैं, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर करती है, कृषि पर, प्यारे बच्चों, ठीक। अब बात आ गई आपको समझ में। तो इस सेकेंड टॉपिक में आज यूनिट फर्स्ट का सेकेंड यूनिट जो है वो है क्या, विलेज यूनिटी, गांव की एकता, क्या, VILLAGE, विलेज यूनिटी, विलेज यूनिटी, समझ गए। तो विलेज यूनिटी यानी गांव की एकता, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ विलेज, और सेकेंड यूनिट, ओके। दोनों को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, समझाया, और इस पर जो छोटा क्वेश्चन बनता है वो ग्राउंड की परिभाषा से पूछ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ विलेज, या टाइप ऑफ यूनिटी जो मैंने आपको बताया, यांत्रिक और सावयवी, ओके। ये किसकी पुस्तक में किसने वर्णित किया इन्हें, इमाइल दुर्खीम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, कौन सी पुस्तक प्यारे बच्चों, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इमाइल दुर्खीम ने एकता को बताते हुए इसके प्रकारों का वर्णन किया, ओके। तो आज इस सेकंड यूनिट का, इस फर्स्ट यूनिट का सेकंड जो टॉपिक है या सेकंड जो चैप्टर है वो आपका फिनिश होता है। इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए या नहीं आया हो। मैं आपको इसे पुनः एक बार बता देता हूं कि इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको क्या याद रखना है। भाई गांव, सबसे पहला जिस टॉपिक का नाम है विलेज यूनिटी, गांव की एकता, तो तीन चीज हो गई, गांव की और एकता, तीन चीज हो गई। तो पहला है गांव, गांव के लिए मैंने 5 चीजें, इसको तोड़ो, इस डेफिनेशन को तोड़ा जा सकता है।
एक कस्बे से छोटा, दूसरा ढाणी से बड़ा, तीसरा क्या लिखाया है, जिसकी जनसंख्या 5000 से कम हो, और चौथी बात जिसकी अधिकांश यानी 75% जनसंख्या क्या करती हो, जिसका व्यवसाय क्या हो, कृषि हो, वी कॉल विलेज, हम उसे क्या कहेंगे, गांव कहेंगे। तो गांव की एक सर्वमान्य सामान्य परिभाषा क्या हो गई, ऐसा आवासीय क्षेत्र या वह आवासीय क्षेत्र जो कस्बे से छोटा हो लेकिन ढाणी से बड़ा हो, ठीक, तथा जिसकी जनसंख्या 5000 से कम हो और जिसकी जनसंख्या 5000 से कम हो और लगभग उसका 2/3 भाग कृषि से जुड़ा, यानी कि खेती करता हो, यानी कि जिसकी 75% जनसंख्या कृषि कार्यों से वो गांव कहलाता है। क्या कहलाता है, गांव कहलाता है। और उसी के बाद इसका दूसरा टॉपिक आता है यूनिटी, एकता। और एकता में हम समझ सकते हैं कि एकता का जो टॉपिक है वो भी सरल है, एकता यानी अखंडता, ठीक है। और एकता के संबंध में इमानुएल डुर्खीम जो एक विद्वान थे, एक समाजशास्त्री थे, एक दार्शनिक थे, ने अपनी प्रसिद्ध कृति द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इसे एक्सप्लेन करते हुए इसके प्रमुख प्रकारों को भी वर्णित किया, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल इनके प्रकारों को बताया गया है कि ये कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की होती है, और दूसरी ग्रामीण जो समाज है, जो गांव का समाज है, वो किस प्रकार की एकता से बंधा होता है या युक्त होता है। तो हमें क्या बताना है कि ऐसा समाज या वह आवासीय क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 5000 से कम हो, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती हो, जिसका आकार कस्बे से छोटा और ढाणी से बड़ा हो, तथा जिनमें रहने वाले या जिसके सदस्य सामान्य जीवन जीते या सामान्य जीवन जीते हो, वहां यांत्रिक एकता पाई जाती है। वहां यांत्रिक एकता पाई जाती है। यांत्रिक एकता सभी को एक दूसरे को सामान्य नियमों के कारण बांधे रखती है। किसके कारण बांधे रखती है, सामान्य नियमों के कारण बांधे रखती है। इसीलिए गांव में शहरी समाज की तुलना में अपराध भी कम होते हैं, क्योंकि सामूहिक दंड का प्रावधान समाज पंच पटेलों द्वारा निश्चित होता है और वहां सामान्य नियमों को तोड़ने पर अनेक प्रकार के दंड, मानसिक दंड, आर्थिक दंड, समाज बहिष्कृत दंड, अनेक प्रकार के दंडों का प्रावधान है आधुनिक कानून के बाद भी। इसीलिए गांव के जो लोग हैं वो सामान्यतः इस प्रकार के जो गांव के सामान्य नियम हैं उन्हें तोड़ने की हिमाकत नहीं करते हैं। इसलिए रूरल जो सोसाइटी है वो अर्बन सोसाइटी की तुलना में अधिक स्थायित्व लिए होती है, जिनके जीवन जीने के तरीके सामान्य होते हैं। लगभग सभी की दिनचर्या, नियम और जीवन जीने का जो तरीका है वो कॉमन होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।